गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था, है ना, लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है मैथड्स ऑफ वेज पेमेंट, कि जो वेज पेमेंट की जाती है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। जो वेजेस दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, ये किस तरह से की जानी चाहिए, है ना। तो क्या मेथड्स हैं जिससे कि उनकी वेजेस की पेमेंट की जाती है। उसमें सबसे पहला देखो, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत ट्रेडिशनल मेथड, टाइम रेट मेथड, कि टाइम के अकॉर्डिंग, कि जब वर्कर्स को उनके टाइम के अकॉर्डिंग, जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया कंपनी के अंदर, उनके अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, वेजेस, है ना। तो उसमें आउटपुट नहीं देखा जाता कि वर्कर ने इतने घंटे स्पेंड किए, आउटपुट कितना भी हुआ, उसको जितने घंटे उसने काम किया उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से इसका जो फार्मूला अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आवर्स वर्कड, जितने घंटे उसने काम किया, इनटू आवरली वेज रेट, है ना। जो आवरली एक घंटे का जो वेज रेट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेशन हो जाती है। अब देखिए ये मेथड कहाँ सूटेबल है जहाँ पर जो आउटपुट है वो आर्टिस्टिक टेस्ट का हो, है ना, उसमें क्वालिटी को देखा जाता हो, ये नहीं देखा जाता कितनी यूनिट्स बनी या कितने आउटपुट का मैन्युफैक्चर हुआ। या जहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो यूनिट्स की फॉर्म में मेज़र नहीं किया जाता, और वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के काम के लिए हमें टाइम रेट जो सिस्टम है उसको यूज़ किया जाना चाहिए। आप देखिए इसके क्या एडवांटेज हैं कि एक तो बहुत ओल्डेस्ट सिस्टम है, बहुत ट्रेडिशनल मेथड है ना। इसी तरह से यहाँ पर इनकम रेगुलर होती है, स्टेडी इनकम है, कंटिन्यूस में इनकम मिलती रहती है, इसलिए जो वर्कर्स हैं वो इसको प्रेफर करते हैं कि उनको टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट मिले, और क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वर्कर्स बहुत जल्दी में नहीं रहते। इसी तरह से जो वर्कर्स हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स के लिए होते हैं, उनके लिए भी ये सूटेबल है कि जिनकी अलग अलग ग्रेड्स हैं, जिनको अलग अलग वेजेस दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग भी ये मेथड सूटेबल है। लेकिन इसमें कमियां क्या हैं कि इसके अंदर कमी है कि क्वांटिटी को ध्यान में नहीं रखा जाता, मतलब क्वालिटी को देखा जाता है कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसका कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होता, है ना। तो क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम बनती है और वर्कर्स जो है वो टाइम की वेस्टेज करते हैं, गॉसिपिंग में, बातों में टाइम ज़्यादा ख़राब करते हैं। और इसी तरह से जो एफिशिएंट वर्कर हैं और जो लेस एफिशिएंट वर्कर हैं, दोनों को एक जैसी वेजेस दी जाती है। तो ये मेथड जो एफिशिएंट वर्कर हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है और वो सेटिस्फाइड नहीं होते। इसी तरह से जो वर्कर्स जिनको सफिशेंट आउटपुट के बिना ही वेजेस मिल जाती हैं, वो फिर दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ हैं या स्ट्राइक्स हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम होती है ना। इसलिए जो टाइम रेट मेथड है वो वहीं पर सूटेबल है जहाँ पर क्वांटिटी नहीं बल्कि क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। सेकेंड मेथड हमारा आता है पेमेंट बाय रिजल्ट, पीस रेट मेथड के नाम से पता चल रहा है काम के अकॉर्डिंग। ये उसका बिल्कुल अपोजिट है कि यहाँ पर टाइम नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता है, काम देखा जाता है कि जो वर्कर जितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे, जितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, एक यूनिट के अकॉर्डिंग उनको इतना दिया जाएगा, है ना। तो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस दी जाती है। तो ये देखो ये कहाँ सूटेबल है, जहाँ पर प्रोडक्शन देखा जाता है, प्रोडक्शन को मेज़र किया जाता है और उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो फिक्स कर दी जाती हैं, है ना। और जहाँ पर स्ट्रिक्ट सुपरविज़न पॉसिबल नहीं होता, जैसे अगर टाइम रेट के अकॉर्डिंग करें तो उनको लगता है कि स्ट्रिक्ट सुपरविज़न होना चाहिए कि वो देखें काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, खाली तो नहीं बैठे, है ना। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्ट सुपरविज़न जहाँ पर पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो वर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड कर देते हैं कि वेजेस मिलेगी। और इसी तरह से जहाँ पर क्वालिटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, उनको लगता है क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना, नंबर ऑफ़ गुड्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, वहाँ पर जो पीस रेट मेथड है वो फॉलो किया जाता है। आप देखो इसके एडवांटेज क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली जो वर्कर्स है वो ध्यान देंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है ना। और वेस्टेज ऑफ टाइम कम होगा, वर्कर्स फ्री फील करेंगे कि उनके ऊपर कोई सुपरविज़न नहीं है, उनको सिर्फ एक टारगेट दे दिया गया है कि आपने इतनी यूनिट्स का मैन्युफैक्चर करना है ना। तो सुपरविज़न ज़्यादा नहीं होता। और इसी तरीके से जो लेबर कॉस्ट है वो कैलकुलेट करना भी ईजी होता है कि कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर की हैं, कितनी यूनिट्स बनाई हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पर यूनिट से, है ना। उसके बाद देखो डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि, तो देखिए जैसे कि बता रही थी पीस रेट सिस्टम के बारे में, कि इसमें इसका एडवांटेज सबसे ज़्यादा क्या है कि इनिशिएटिव मिलता है वर्कर को, है ना, कि जो वर्कर्स हैं
वो अगर ज़्यादा काम करेंगे तो उनको ज़्यादा वेजेस मिलेगी। और इसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होता है कि प्रोडक्शन बढ़ता है, वेस्टेज ऑफ टाइम कम से कम होता है, वर्कर्स फील फ्री करते हैं, है ना, कि उनके ऊपर कोई सुपरविज़न नहीं होता। और डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर अगर काम नहीं होता, टाइम वो डिवोट करते हैं लेकिन काम नहीं होता तो उनको वेजेस नहीं मिलेगी, है ना। और क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। कंटिन्यूस एंड इंक्रीज वर्किंग फॉर सम डेज में कोज फैटिग्यू, कि थकावट हो जाती है वर्कर्स को काम करते हुए और उनकी हेल्थ के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है ना। स्पीड अप करने के लिए वो मशीन्स को, टूल्स को एक तरह से मिसयूज़ करते हैं, बहुत फास्टली यूज़ करते हैं, जिससे कि उनके भी ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनको फिर कम वेजेस मिलती है और वो जेलस फील करते हैं, है ना। इस तरीके से ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि टाइम रेट और पीस रेट दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं उनको ओनली टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट मिले, कि वो कुछ टाइम डिवोट करें और उनको पेमेंट मिल जाए, चाहे वो काम करें या ना करें। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने काम किया बट हुआ नहीं और उनको जो है वो पेमेंट ना दी जाए क्योंकि उनसे वर्क नहीं हुआ। तो देखो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो इन दोनों के मिक्सचर हैं, डिफरेंशियल पीस रेट। इस मेथड में क्या होता है कि जो वर्कर्स एफिशिएंट होते हैं उनको हाई रेट से वेजेस दी जाती है और जो इनएफिशिएंट होते हैं, जो कम यूनिट्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको लो रेट से जो है वो पेमेंट की जाती है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम में एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड वेजेस एट हायर रेट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स एट लोअर रेट, है ना। जैसे सपोज़ 8 यूनिट का स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जिसने 8 यूनिट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया उसकी पेमेंट हो गई सपोज़ 100 रुपीज़ पर यूनिट, है ना। जिसने 8 से कम का प्रोडक्शन किया उसकी जो पेमेंट हो गई सपोज़ 75 रुपीज़ पर यूनिट। तो इस तरीके से दो वेज रेट जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। और इसमें दो मेथड हैं, एक है टेलर का और एक है मैरिक का। टेलर का जो मेथड है वो दिया था FW टेलर ने, जो फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इंट्रोड्यूस द मेथड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मोशन एंड फैटिग्यू स्टडी। उसके बेस पर ये मेथड दिया था। और जैसे भी बताया कि इन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि जो हाईली एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, एफिशिएंट वर्कर्स हैं, उनको हाई रेट से वेजेस दी जानी चाहिए और जो कम एफिशिएंट हैं उनको लो रेट से सॉरी। तो इन्होंने जो है वो दो तरीके के रेट डिसाइड किए। देखो जैसे नीचे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि जो स्टैंडर्ड है वो आपका 8 यूनिट का है। 8 यूनिट से ज़्यादा अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, 8 या 8 से ज़्यादा, तो आपका रेट है ₹3 पर यूनिट। और अगर 8 यूनिट से कम का प्रोडक्शन आप करते हैं तो आपका रेट हो जाएगा 2.50। तो देखिए एक वर्कर ने 10 यूनिट का मैन्युफैक्चर किया, उसका रेट ऑफ आउटपुट है 3, है ना। तो डे वेजेस कितनी हो गई 30, 10 × 3। एक ने प्रोड्यूस किया 8 यूनिट्स, तो उसकी जो वेजेस है वो हो जाएंगे 8 × 3 24। एक ने किया 7 यूनिट का, तो ये जो 7 है उसके लिए रेट कितना है 2.50, क्योंकि स्टैंडर्ड कितना था हमारा 8 यूनिट, तो ये आ गया 17.50। जिसने 6 का किया उसके लिए भी यही रेट है ना। अब देखो इसका एडवांटेज ये है कि जो वर्कर्स है वो उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा कि जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उस टारगेट तक पहुंचकर उसको हाई रेट से वेजेस मिलेंगे। इसी में सेकंड मेथड है मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। इसमें जो मैरिक है उसने ये माना कि 100% टारगेट पूरा करना तो वर्कर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अगर वो 83% तक भी काम कर लेते हैं तो भी उनको नॉर्मल पीस रेट मिलना चाहिए। अब इसने देखो 3 कैटेगरी बनाई हैं। एक तो है अप टू 83%, कि 83% तक उन्होंने काम किया तो उनको वेज रेट मिलेगा नॉर्मल, है ना, नॉर्मल पीस रेट जो डिसाइड किया गया है। बट अगर वो 83% से ज़्यादा काम कर लेते हैं एंड अप टू 100% काम करते हैं तो उनकी जो वेजेस है वो हो जाएगी 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, है ना। जैसे 8 रुपीज़ है पीस रेट, तो 8 का 110%। और अगर वो 100% से भी ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उनका जो बोनस है या जो प्रीमियम है वो हो जाएगा 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, है ना। तो मैरिक ने ये बताया, ये भी एक इंसेंटिव मेथड है जिसमें कि जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलती है कि वो अपना टारगेट पूरा करें और टारगेट से ज़्यादा काम करें, है ना। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते तो भी वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि उनको नॉर्मल पीस रेट से पेमेंट मिल रही है। तो ये जो दो मेथड हैं, एक तो टेलर का और एक मैरिक का, ये हमारे आते हैं डिफरेंशियल पीस रेट मेथड में, जिसमें डिफरेंट रेट डिसाइड की जाती हैं एफिशिएंट वर्कर के लिए अलग और इनएफिशिएंट वर्कर के लिए अलग। तो ये दो मेथड थे हमारे, टाइम रेट मेथड एंड
पीस रेट मैथड। उसके बाद देखो थर्ड आता है इंसेंटिव स्कीम्स, कि जिसमें स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम बोनस मैथड। इस मेथड्स में क्या है कि उनको जो नॉर्मल टाइम बेसिस पर जो वेजेस मिलती है वो तो उनको मिलेगी ही, जितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस मिलेगी। लेकिन अगर वो टाइम बचाते हैं, मतलब जितने यूनिट्स उनको मैन्युफैक्चर करने में जितना टाइम लगना चाहिए, अगर वो उससे कम टाइम में वो काम कर लेते हैं तो जितना टाइम वो सेव करेंगे उसका उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया जाएगा, जिससे उनको क्या मोटिवेशन मिल रहा है कि ये काम अगर कम टाइम में हो सकता है तो उसको कम टाइम में किया जाए। तो देखो उसमें सबसे पहला आता है हमारा 3 प्लान है इसमें। सबसे पहला है हाल से प्रीमियम प्लान, हाल से प्रीमियम स्कीम, है ना, जिसको हम कॉन्स्टेंट शेयरिंग स्कीम भी कहते हैं। तो अमेरिकन जो इंजीनियर है एफ ए हाल से, उन्होंने ये प्लान दिया था 1891 में। और इस प्लान में जैसे बताया टाइम रेट की गारंटी होती है कि जो वेज रेट है, जैसे सपोज ₹10 पर आवर, 1 घंटे के 10 रुपये हैं, तो उन्होंने 6 घंटे लगाए तो उनको 60 रुपीज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर वो काम जो 8 घंटे में होना था, अगर वो उन्होंने 6 घंटे में कर दिया तो जो 2 घंटे उन्होंने बचाए उस 2 घंटे का बोनस भी उनको मिलेगा, है ना। अब वो जो बोनस है वो डिपेंड करता है वो कितना मिलता है, वो 30% से 70% की रेंज में हो सकता है ना, 30 से 70%। और जितना टाइम उन्होंने बचाया उसका इतने परसेंट, 50% मिलेगा एम्प्लॉयर को, 50% मिलेगा एम्प्लॉय को, है ना। ये भी डिसाइड किया जाता है कि कितना एम्प्लॉयर लेंगे और कितना एम्प्लॉय लेंगे। अब देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है किस तरह से हाल से प्रीमियम प्लान में वेजेस निकाली जाएगी। टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन, जैसे बताया किसी एम्प्लॉय ने 6 घंटे लगाए, है ना, तो 6 आवर्स इंटू 10 रुपीज़, अगर 1 घंटे का रेट है तो 6 इंटू 10। अगर उसने 2 घंटे बचाए तो जितना टाइम उसने बचाया और 1 घंटे का जो रेट है वो, एंड परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, कि जितना परसेंट डिसाइड किया गया 30 to 70 में, ये आपको गिवन होगा, जितना परसेंट प्रीमियम एम्प्लॉय को मिलेगा वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिलेगा कि जितना टाइम उसने लगाया उसकी वेजेस तो उनको मिलेगी ही, प्लस जितना टाइम उसने बचाया उस बचाए हुए का भी बोनस उसको दिया जाएगा। देखो इलस्ट्रेशन 3 हाल से का। स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 8 घंटे, स्टैंडर्ड आउटपुट है 12 यूनिट, मतलब 8 घंटे में 12 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए। रेट है ₹2 पर आवर 1 घंटे का, और प्रीमियम है 50%, कि जितना वो टाइम बचाएंगे उसका 50% इनको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। अब देखो यूनिट प्रोड्यूस 7, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था 12, तो जिसने 7 यूनिट बनाई उसको तो टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी ही होगी, है ना। 7 यूनिट उसने 8 घंटे में बनाई और 1 घंटे के 2 रुपये हैं तो इसको 16 रुपये मिलेंगे ही। अगला है 10 यूनिट, तो इसने भी स्टैंडर्ड से कम काम किया तो इसको भी टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी 16 रुपये की। अगले ने किया 12 यूनिट 12, है ना, तो इसने भी स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट ही काम किया, स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं किया तो इसको भी 16 रुपये मिलेंगे ही। अगला देखो नेक्स्ट ने जो आउटपुट किया वो है 15, जो मैन्युफैक्चर किया यूनिट्स वो है 15 यूनिट्स, तो इसका इससे ज़्यादा है। जो स्टैंडर्ड था हमारा था 12 यूनिट, प्रोड्यूस किया कितना 15 यूनिट, 3 यूनिट इसने ज़्यादा मैन्युफैक्चर की, है ना। तो अब हम ये देख लेंगे 3 यूनिट मैन्युफैक्चर में कितना टाइम लगता है, उतना टाइम इसने बचाया। मतलब 8 घंटे में 12 यूनिट मैन्युफैक्चर करनी थी और 8 घंटे में 15 यूनिट मैन्युफैक्चर की, है ना। फिर आप ये देखेंगे कि 3 यूनिट मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लगता है, वो कैसे निकालेंगे। 12 यूनिट मैन्युफैक्चर करने में लगते हैं 8 घंटे, 1 यूनिट में 12/8, और फिर देखेंगे कि कितनी यूनिट हैं, 3 यूनिट मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आप निकालेंगे तो ये आएंगे 2 घंटे, है ना। 2 घंटे उसने बचाए। तो अब 2 घंटे का रेमुनरेशन भी आप देख लोगे कि कितना है रेट ₹2, तो 2 इंटू 2 2 रुपये, 2 घंटे का 4 रुपये हो गया। अब उसका 50%, 4 का 50% 2, वो 2 रुपये इसको एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, बोनस। तो बाकियों को 16 रुपये मिले, इसको 16 + 2 18 रुपीज़ इसको क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाल से का, कि हाल से क्या बताता है कि जितना टाइम एम्प्लॉय ने स्पेंड किया उतने टाइम की वेजेस तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, प्लस अगर उसने टाइम बचाया तो जितना टाइम उसने बचाया उसका कुछ फिक्स परसेंट 30 to 70% जो बोनस है वो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। जितना टाइम उसने बचाया उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट इसको मिलेगा। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंसेंटिव स्कीम है, वर्कर्स को मोटिवेशन मिलता है कि वो जो काम 8 घंटे में कर सकते हैं वो 6 घंटे में करें, कम टाइम में करें। उसके बाद देखो सेकंड आता है हाल से वीयर स्कीम।
ये भी हाल से प्लान के इक्विवेलेंट ही है। यहाँ पर जो बोनस है उसका रेशियो 1:2 होगा। जैसे उसमें क्या था 30 to 70%, है ना। यहाँ पर है 1/3 वर्कर लेंगे, 2/3 एम्प्लॉयर लेंगे, बाकी बिल्कुल सेम मेथड है। नेक्स्ट देखिए थर्ड मेथड हमारा आता है रोवन प्रीमियम स्कीम। अब रोवन भी हाल से जैसा ही है, ये भी यही कहता है कि जितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग इनको बोनस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ये उससे जो है वो टाइम बचाते हैं तो इनको बोनस मिलेगा, बट उसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। तो देखिए इसमें जो फार्मूला होगा, टाइम टेकन इनटू आवरली वेज प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। जैसे वहाँ परसेंटेज फिक्स थी, यहाँ ये प्रपोर्शनेट इन्होंने निकाला कि जितना टाइम बचाया और इतना लेना चाहिए था, इतना लिया, उसके अकॉर्डिंग इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये हमारे इंसेंटिव प्लान्स थे, इसको पढ़ना फिर आके हम नेक्स्ट लेक्चर में।